इस वक्त हमारे साथ AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़े हुए हैं। ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल यही है, पहलगाम हमले को लेकर देश में ये पाक प्रायोजित अटैक होता है 22 अप्रैल को। एक सांसद होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस पाक प्रायोजित हमले को आप किस तरीके से अपने इमोशंस व्यक्त करेंगे? 26 निर्दोष लोग, कोई कसूर नहीं था उनका, उनकी जान चली गई। इस सवाल ये है कि कसूर था नहीं था, किसी भी आतंकवादी को हमारे देश में आकर वो ये तय नहीं कर सकता कि कौन कसूरवार है कौन कसूरवार नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से सपोर्ट लेकर उनकी सरपरस्ती हासिल कर कर और अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके ये पहलगाम तक आए और वहां पर इन्होंने सिविलियन लोगों को, जो टूरिस्ट थे, उनको आकर उनकी हत्या कर दी। और सबसे तकलीफदेह बात हम सब के लिए ये है कि इन्होंने पूरी फैमिलीज को जमा किया जो खुशी मनाने के लिए आए थे, जिसमें एक 6 दिन पुरानी दूल्हा दुल्हन थे, 2 महीने पुराने मैरिड कपल थे, और महिलाओं को, बच्चों को अलग किया और फिर मर्द लोगों को जमा करके उनसे पूछा कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो, कलमा के सुनाओ। उसके बाद उन्होंने उनको गोली मारी। तो ये तो तकलीफदेह बात है, ये जुल्म है, ये बुज़दिली की एक बेहतरीन निशानी है जो पाकिस्तान और उनके दहशतगर्दों ने वहां पर किया। और हमारे पास तो अल्फाज नहीं है कि हम किस तरह से उसको कंडेम करें, मगर कंडेम तो करेंगे। और एक बहुत ही तकलीफदेह बात सबके लिए रही है कि जो लोग अपने खुशियां मनाने के लिए आए वो जिंदगी भर का गम और जख्म लेकर वापस गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार ना सिर्फ उन पीड़ित परिवारों से बल्कि देश की पूरी जनता ये चाहती है कि ये जो आतंकवादी लोग हैं, लश्कर तैयबा के, लीटी के, पाकिस्तान से सपोर्ट लेकर आए हैं, इनको सरकार एक मौसर और कॉन्क्रीट जवाब उनको दे। बिल्कुल ओवैसी साहब, ये बात आपने भी कही और ये बात जो पीड़ित हैं उनके मुंह से भी हमने सुनी, कई महिलाओं के मुंह से हमने सुनी कि भाई कहा कि पूछा कि तुम हिंदू हो या नहीं हो, कलमा पढ़ो, और उसके बाद उनके सामने सामने उनके पतियों को मौत के घाट उतार दिया। जब पीड़ित इस तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई पॉलिटिशियंस हैं जो इसको कह रहे हैं कि नहीं, इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं और आप हिंदू मुस्लिम के बीच खाई डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने सहा है उनकी बातों पर शक करने का क्या मतलब? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल नेवी के, जिनका हत्या इन जालिमों ने की है, इन टेररिस्ट ने, उन्हीं की पत्नी हिमांशी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये बात को दोहराया कि बड़ी हिम्मत से उन्होंने, बड़े सब्र के साथ उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पति को खोया जिसकी 6 दिन पहले उनकी शादी हुई थी। उन्होंने कहा कि इस मसले को इस्तेमाल ना करिए, हत्याओं को, जिससे मुसलमानों और कश्मीरियों में नफरत का इजाफा हो सके। ये बात बिल्कुल सही है कि आतंकवादियों ने उन लोगों की हत्या इसलिए की क्योंकि वो हिंदू थे। ये बात भी बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान और वो एलईटी के जितने टेररिस्ट हैं वो चाहते हैं कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों में और खाई में इजाफा हो, कश्मीरियों से और नफरत बढ़े। और हम तमाम की जिम्मेदारी है कि जब ऐसे वक्त में हमारे देश में हमारी देश की हुकूमत जो भी कार्रवाई करने के लिए सोच रही है, हम कम से कम उन लोगों को मौका ना दे जो इस नफरतों में और इजाफा कर सके या इख्तलाफ में इजाफा कर सके। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये मुस्कुराहट और राहत लेकर आएगा पाकिस्तान और उनके सपोर्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो मकसद के तहत, जो इंटेंशन को लेकर ये लोग आए थे पहलगाम में, हम उनको उसमें नाकाम करें। और यकीनन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हमारी सरकार को अकाउंटेबिलिटी बताना चाहिए और उनकी डिटरेंस पॉलिसी जो है उस पर उनको गौर करने की जरूरत है। ओवैसी साहब, देश में गुस्सा है,
और एक बड़ा जबरदस्त सेंटिमेंट है इस वक्त लोगों के दिलों में, और सब कहते हैं कि हमको बदला चाहिए, बदला चाहिए। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी देश के सांसद हैं, देश के एक इंडिविजुअल भी हैं और लगातार प्लेटफॉर्म्स पर बात उठाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या चाहते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, बदला मैं समझता हूं कि बहुत ही एक क्रूड टर्म है। जब आप भारत इतना बड़ा देश है और हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, बावजूद इसके कि हमारे पास तकालीफ है, गरीबी है, बेरोजगारी है, मगर हम वो लफ्ज का इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में जो 9/11 के बाद जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें तमाम कंट्रीज से सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि आप अपने अपने देश में टेररिज्म को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ना सपोर्ट करें, ना उनको वहां पर पनाह दें, ना उनको वहां पर पैसों से कोई मदद करें। वो पाकिस्तान वायलेट कर रहा है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 51 इस बात की इजाजत देता है एक देश को कि वो सेल्फ डिफेंस में किसी एक कंट्री पर मिलिट्री कार्रवाई करे अगर वो उस देश के अंदर आकर हमले कर रहा है, हत्या कर रहा है, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी हम उसको आर्टिकल 51 को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कि हमारे देश का जो संविधान है, आर्टिकल 355 यूनियन गवर्नमेंट को के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद करता है कि अगर किसी स्टेट में एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, जो यहाँ पर हुआ है पहलगाम में, वो उसको रोकें। और इंटरनेशनल लॉ हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में डालकर IMF और वर्ल्ड बैंक का लोन उनका रुकाए। और इंटरनेशनल लॉ हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम उनका नेवल ब्लॉकेट करें, उनकी एयरफोर्स हो उसका ब्लॉकेट करें, जो आज सरकार ने किया है। अब रहा सवाल कि क्या एक्शन लिया जाएगा, वो हमको सरकार पर छोड़ना है, और हम तो उम्मीद लगाएंगे कि वो अच्छा कॉन्क्रीट स्टेप लेंगे ताकि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, ये जो मनमानी तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादी जो पाकिस्तान के सपोर्ट से हमारे देश में आकर चाहे बम ब्लास्ट करते हैं, IED ब्लास्ट करते हैं, हमारे सिपाहियों को, हमारी फौज को या सिविलियन को मारते हैं, इसकी रोकथाम हो। अब वो सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, मगर मेरा मानना यह है कि हमको इख्तियार है आर्टिकल 51 के तहत, हमको इख्तियार है हमारे संविधान के आर्टिकल 55 के तहत, हमको इख्तियार है इंटरनेशनल लॉ के तहत, और जाहिर है हम उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सर 22 अप्रैल को अटैक होता है, उसके बाद CCS की एक मीटिंग होती है, उसमें कुछ फैसले लिए जाते हैं। उन्हीं में से एक था इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करना। पाकिस्तान कहता है कि भारत ये कर ही नहीं सकता है। आपको लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करना कुछ असर डालेगा पाकिस्तान के ऊपर? हालांकि छटपटाहट बहुत ज्यादा इस पर पाकिस्तान में देखी जा रही है, न्यूक्लियर अटैक तक की धमकी दी जा रही है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी आप रद्द करोगे तो हम परमाणु छोड़ देंगे। अभी चिनाब का पानी भी रोका है बगलिहार डैम में। ये आपको लग रहा है कि चोट सही जगह हुई है और इसका असर होगा आने वाले वक्त में? देखिए, अगर जो इंटरनेशनल लॉ को जो फॉलो करने वाले एक्सपर्ट्स है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो भारत ने उस ट्रीटी को खत्म नहीं किया, हमने अबेयंस में रखा है उसको, नंबर 1। दूसरा, अगर आप ये बात पूछेंगे किसी एक्सपर्ट से, सेंट्रल वाटर कमीशन के जो रिटायर्ड बड़े बड़े ओहदेदार या ऑफिशियल्स रहे हैं, अभी यूनाइटेड किंगडम की तरफ से गल्फ कंट्री में ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी हुई इंडस वाटर ट्रीटी पर। अगर पहलगाम नहीं भी होता तो भारत का स्टैंड ये था कि ये ट्रीटी बहुत पुरानी हो चुकी है, इसको रीनेगोशिएट करने की जरूरत है, और इस सिलसिले में उस ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी में ये बात रखी गई है। तो हमने उस ट्रीटी को अबेयंस में रखा है, और सवाल ये पैदा होता है कि हमको टाइम लगेगा वो डैम्स बनाने के लिए, क्योंकि चनाब और जो जहलुम है, एक तो माउंटेनियस रीजन से जाती है और दूसरे जमीन से जाती है। तो हमको इख्तियार है, हम जो फैसला लिए हैं तो देश के हित में फैसला लिया गया है। और अगर कोई ये समझ रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, तो ये इस तरह की बातें ना करें वो पाकिस्तान। आप किसको डरा रहे हैं? आप क्या करने चाह रहे हैं? कभी आईने में अपनी बदनुमा सूरत को देख लें, आप कर क्या रहे हैं वो भी तो देख लें आप। तो क्या हमको इंटरनेशनल लॉ के तहत ये इख्तियार हासिल है? ट्रैक 2 की डिप्लोमेसी में
जो यूनाइटेड किंगडम की तरफ से हुआ है, वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक एनजीओ की तरफ से, वहां पे तो भारत का क्लियर स्टैंड है कि हम उसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। हालात बदल चुके हैं, तो जाहिर है हम अपने मुल्क के मफाद में जो अच्छा होगा, हमारे फायदे के लिए जो होगा तो हम करेंगे। तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है उनको? ठीक है सर, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पुलवामा के बाद हम एयर स्ट्राइक करते हैं, क्या पहलगाम के बाद भी ऐसा ही मिलिट्री एक्शन होना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी सरकार ने टेररिस्ट अटैक के बाद एक मिसाल कायम की, आपने एक थ्रेशोल्ड आपने उठा दिया, एक थ्रेशोल्ड बना दिया, तो जाहिर है पूरे देश को इस बात की उम्मीद है कि जैसा आपने कहा, उरी के बाद, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट हुआ, तो अभी भी एक मौसर जवाब उनको देने की जरूरत है। सिर्फ मिलिट्री के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसे कई चीजें हैं जिससे हम पाकिस्तान को और कमजोर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो जो भी एक्शन होगा, देखिए आप और हम स्टूडियो में बैठकर, एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर ये फैसले नाजुक फैसले होते हैं जो हमको इसीलिए अपोजिशन पार्टी ने कहा कि सरकार जो फैसला लेगी हम लोग इस पर आपका साथ देंगे। अब मोदी सरकार क्या फैसला लेती है वो देखना पड़ेगा, मगर हम उम्मीद करते हैं कि ये इससे टेररिज्म अगर खत्म नहीं होता तो कम से कम इतना कमजोर हो जाए कि वो मनमानी ना कर सके और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, और एक डिटरेंस पॉलिसी पर इस सरकार को दोबारा असर नो गौर करने की जरूरत है। सर, आपने अभी अपोजिशन पार्टी का नाम लिया। अपोजिशन पार्टी एक तरफ तो कहती है हम साथ हैं, दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी अपने पिछले जो चीज़ें हैं उनको कुरेद कर सामने ले आते हैं, कहते हैं भैया सबूत दो, कहाँ हुआ क्या हुआ। अभी अजय राय वो राफेल का एक छोटा सा खिलौना लेकर उसमें नींबू मिर्ची लटका के, ये मजाक उड़ाने वाली बात तो हुई। इस वक्त में जब देश को सीरियस होना चाहिए, मैं कहता हूँ हर एक शख्स को एकजुट होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपको लगता नहीं कि ये मतलब मॉरल डाउन करती हैं? सर, पहली तो बात यह है कि मैं उस पार्टी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो मेरा तबसरा करना गलत है। ये तो इनकी पार्टी, उस पार्टी के जिम्मेदारों को बोलना चाहिए, और आपका सवाल जायज है, मगर आप उनसे पूछिए, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। जहां तक रफाइल का ताल्लुक है, रफाइल एक अच्छा एयरक्राफ्ट है। हाँ, उसके लेने में किस तरह लिया गया वो अलग बहस है, मगर एक अच्छा एयरक्राफ्ट है। तो अगर हम अपनी, मैं सर आपसे ये पूछ रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी सांसद होने से पहले इस देश के नागरिक हैं, एक हिंदुस्तानी हैं, उनके दिल में क्या आता है जब इस तरह की बातें होती हैं इस नाजुक मौके पर? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं, आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है, मगर मैं इस तूतू में फंसना नहीं चाहता हूं। वो उनके पार्टी के जिम्मेदार देंगे। अगर हम रफाइल को उत्तर प्रदेश के किसी हाईवे पे उतार रहे हैं तो इसमें अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान एक मिसाइल को मारता है टेस्ट करने के लिए, जिसकी क्या 450 किलोमीटर का उसका फासला है, बता रहे हैं, तो हम अपना एयरक्राफ्ट क्यों नहीं उतारेंगे भाई? आप ये रफाइल तो बीजेपी का, ये जितनी एयरक्राफ्ट है, जो हथियार हैं, वो तो किसी सरकार या पार्टी की नहीं, हो तो देश की है ना। तो उसके लिए हमको सोचना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा ओवैसी साहब आपसे, कि जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार से ये कह रहे थे, मधुबनी से ये कह रहे थे कि आतंक को हम मिट्टी में मिला देंगे और आखिरी आतंकी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, तब ओवैसी साहब के मन में क्या चल रहा था? नहीं, प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में इस बात को कहा तो ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। जब ऑल पार्टी मीटिंग में सबने इस बात का डिमांड किया, सबने इस बात का सपोर्ट किया कि बिल्कुल आप उनको मिट्टी में मिला दीजिए, उनको पहाड़ में मिला दीजिए, रोकिए उसको। और जरूरी है, तो प्रधानमंत्री अगर ये कह रहे हैं तो जाहिर है वो उनको करना भी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा एक्शन लिया जाएगा। ठीक है सर, वाटर स्ट्राइक हो गई, आयात निर्यात भी बंद करने का ऐलान किया गया कि पाकिस्तान से आयात निर्यात बंद करेंगे। इस बीच आपको लगता है कि खेल, मनोरंजन, फिल्में, इन सब लोगों पर भी जो बैन लगाया जाना चाहिए? खेल को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, क्रिकेट को लेकर, कि ऐसे मुल्क से हमको नहीं खेलना चाहिए जहां पर इस तरह की चीजें होती हैं।
देखिए, मैं तो कंसिस्टेंटली इस बात को कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि क्या हम पाकिस्तान से क्रिकेट मैच क्यों खेलते हैं, हॉकी क्यों खेलते हैं, जब हमको बात का पता है कि ये बार बार इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इंडिया में हिंदू मुस्लिम की नफरतों की दीवार को और उठाने के लिए, और उनका जो एजेंडा है उस पर अमल कर रहे हैं। मैं तो हमेशा उसको अपोज किया हूं। अब ये फैसले तो सरकार करती है, तो सरकार से पूछना चाहिए कि उन्होंने इजाजत क्यों दी इन तमाम स्पोर्ट्स इवेंट की। अब जाहिर है जब हमारी कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी ने जो फैसले लिए हैं उसको तो हम सबको फॉलो करना है। ऐसे वक्त में जब इस तरह की बुज़दिलाना जालिमाना हरकतें हो रही हैं, हमारे देश की बेटियां बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, माएँ अपनी औलाद को खो रही हैं, तो जाहिर है ऐसे ऐसे माहौल में तो इस वक्त तो इस तरह की कोई चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, कैसा एंटरटेनमेंट होगा जब मातम है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि हम लोग कश्मीरियों को भी एतमाद दें, उनको मोहब्बत दें, क्योंकि याद रखिए वहां पर एक कश्मीरी मुसलमान मारा गया, एक जख्मी को खंदे पर बिठाकर वो भाग रहा था, कोई मासूम बच्चे को उठा रहा था। आज उनकी पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ चुकी है जो उनके लिए बहुत जरूरी है। यही तो यही महीने हैं जिससे उनकी पूरी घर की इकोनॉमी या उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल अदा होता है, तो उनको भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो हमको कश्मीरियों को भी एतमाद में लेना। और ये मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं कि कश्मीर से एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट हुआ पाकिस्तान के खिलाफ, और हर जगह पर हुआ। और जहां तक मैं अपने कश्मीरी दोस्तों को जानता हूं वो सब कह रहे हैं कि वो भी खुश हैं, और थोड़ा गम भी है कि गम इस बात का है कि अभी भी उनको शक की निगाहों से देखा जा रहा है। कभी किसी एक प्रदेश में जो कश्मीरी शॉल बेचने आए उनको गाली गलौज कर कर हम भगा दिए। बास कश्मीरी स्टूडेंट जो हमारे देश के कोने कोने यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं उन पर कुछ गाली गलौज की जाती है। मंगलूर में एक शख्स को एक इल्जाम लगा दिया गया कि इसने पड़ोसी मुल्क का नारा लगाया, उसको मॉब लिंच कर दिया गया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए, और खास तौर से ऐसे वक्त पे भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल ओवैसी साहब, पाकिस्तान को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, बल्कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप पाकिस्तान को एक फेल्ड नेशन समझिए। देखिए 19वीं सेंचुरी के आगाज में सन 47 से पहले और उससे पहले दो कंट्रीज को बनाया गया रिलीजन की बुनियाद पर 19वीं सेंचुरी में। एक इजराइल को जूस के लिए, जो जूस के लिए नहीं था उसे जायनिज्म आइडियोलॉजी वालों ने बनाया, और दूसरा पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर। ये दोनों फेल्ड स्टेट्स हैं। ये इन्होंने कुछ नहीं किया अपनी जनता के लिए सिवाय ह्यूमन राइट्स के अब्यूजेस के लिए। तो पाकिस्तान आप किस बुनियाद पर आप भारत को धमकी दे रहे हैं? आपके पास है ही क्या? आप तो कभी अमेरिका के सामने अपने कासाई गदा को पेश करते हैं, तो कभी चाइनीज के सामने अपने कासाई गदा को पेश करते हैं, तो कभी टर्की से कहते हैं कि आप आ जाइए। तो ये, और इकोनॉमी उनकी बर्बाद हो चुकी है, वहां के गरीब परेशान है, इतनी वहां पर गरीबी है, इतनी वहां पर आपके पास पानी के लिए लड़ाई होती है, आपके पास बिजली नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग आपके पास नहीं है। सिर्फ एक पाकिस्तान में 10-15 ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास, बल्कि मैं तो कहूंगा उस देश की 90% दौलत है। और आखिर में कहूंगा कि आपने इस्लाम को सही सीखा नहीं, आपने ना इस्लाम को सही समझा, और आप इस्लाम के बड़े दावे करते हैं, और आप इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं मासूम लोगों के जाने लेने के लिए, जो इस्लाम इस बात की कभी इजाजत दिया ना देगा। जो आप तो एक किस्म से उन लोगों की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं जिसको हम आइसिस कहते हैं।